Hello everyone in the Ansarkari, and today we will study about the foundations of Indian federalism and the formations of the states as administrative divisions within the territory of India. So currently we have 28 states and 8 union territories, so we'll be studying them in detail today. तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो ये हम बात कर चुके हैं काफी बार कि क्वासी फेडरल है, जहाँ पर अ, दो जब हम डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं तो फुल फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर यूनियन को अलग पावर है, स्टेट को अलग पावर है, कॉन्करेंट सिस्टम दोनों को पावर है। और जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, यानी जो कहीं पर भी किसी को नहीं दिए गए, मेंशन नहीं है, उसमें लेजिस्लेचर की पावर पार्लियामेंट के पास और एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिडुअरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो हम देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट्स है हमारे यहाँ पर। और आर्टिकल 1 बात करता है यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका नाम इंडिया है, जिसको भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें बताया जाता है कि जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है वो यूनियन की रहेगी, ताकि यूनिटी इंटेग्रिटी कंट्री की बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, रीजनल पेट्रियोटिज्म नेशनल पेट्रियोटिज्म को डोमिनेट ना करे, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस में सोवरेनिटी मेंटेन करनी है इंडिया को, वो यूनियन गवर्नमेंट उसको इंश्योर कर सके, कोई स्टेट उसमें इंटरफेयर ना करे। तो इन्हीं कारण से हमारे यहाँ जो यूनियन है उसको यूनियन बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोला जाता, यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। जो स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, उनका एक लीडर होता है। और हमने यूएसए से कंपेयर किया था दैट यूएसए इज इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यानी वहां पर अगर 50 स्टेट अभी वर्तमान में है, तो 50 स्टेट्स की अपनी सोवरेनिटी है। कोई भी स्टेट्स को ना तोड़ा जा सकता है, ना उनका नाम चेंज किया जा सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है, यानी कोई स्टेट भी, अगर सारे स्टेट बोले कि हमें सेंटर नहीं चाहिए, तो भी नहीं हो सकता है। तो सेंटर भी इंपॉर्टेंट है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, और स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन इंडिया में इसका थोड़ा वाइस वर्सा है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इज indestructible union but of destructible states. The central government can change the name, change the territory, alter the boundaries of the states with UT, with states, two UTs into one UT. So these powers are describing the word indestructible states in Indian context. Article 2 we have talked number of Dhruvesh, times, which yes, kindly allow Mansi in the session. I think I'm not able. It is not shown here. Where is? So we were talking about Article 2. Article 2 talks about the admission or establishment of a state which is not currently in the part of Indian territory। कोई बाहर की किसी कंट्री का कोई ऐसा पार्ट है जिसको इंडिया के अंदर बनाना, इंडिया के अंदर लाना हो, या इंडिया की टेरिटरी डिक्लेयर करना हो, तो वो अंडर आर्टिकल 2 किया जाता है। और आर्टिकल 2 में हमने देखा कि इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। लेकिन बेरूबारी यूनियन केस 1967, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को कुछ टेरिटोरियल एनक्लेव दिए, यानी कुछ टेरिटरी दी फ्रॉम द वेस्ट बंगाल प्रोविंस और वेस्ट बंगाल स्टेट, तब ये बोला गया कि आप अपने स्टेट, अपनी कंट्री के अंदर से अगर बाहर की कंट्री को कुछ भी स्टेट देते हैं, कुछ भी जमीन का टुकड़ा देते हैं, तो जब आप दे रहे हैं तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही देना पड़ेगा। लेकिन अब जब आप बाहर के देश का कोई भी हिस्सा लेते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। दीज कमीशन 1948, 1949 जेवीपी एंड 1953 फजल अली कमीशन, तो हम इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। आर्टिकल 3 भी टॉक्ड कि जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है इंडिया के अंदर, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, उनका अगर नाम चेंज करना है, उनका एरिया घटाना है, बढ़ाना है, उनको मर्ज करना है आपस में, या फिर किसी यूटी के साथ मर्ज करना है, तो सारी की सारी जो पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास। और बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा। और जब ऐसा कर रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऐसा बिल, जो ऑर्डिनरी बिल जिसे बोला जाता है, तो वो स्टेट्स को देते हैं टाइम पीरियड के लिए, और विद इन द टाइम पीरियड उनको रिकमेंडेशन देनी होती है, जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो आर्टिकल 1, 2, 3 डिस्क्राइब्स दैट यूनियन इज इनडेस्ट्रक्टिबल बट स्टेट कैन बी डिस्ट्रक्टिबल। और आर्टिकल 4 जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, दैट आई एम मेंशनिंग, कि आर्टिकल 2, 3 के अंदर जो भी कानून लाया जाएगा रीएडजस्टमेंट के लिए या फिर इंक्लूड करने के लिए बाहर की टेरिटरी को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा। सिर्फ आर्टिकल 4 इतना कहता है। अब हम सिक्किम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सिक्किम एक हेरिडिटरी टेरिटरी थी, जहाँ पर चोगियल डायनेस्टी का रूल था। वहां के लोगों ने कहा कि हमें इंडिया में आना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन इसके लिए लिए कि
10 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और आर्टिकल 2A जोड़ा गया, जिसके अंदर सिक्किम को इनकॉर्पोरेट किया गया इंडिया के अंदर। कुछ उसको राइट दिए गए, जैसे कि प्रोटेक्टोरेट उसको बनाया गया 1974 के अंदर, कि सिक्किम जो है हमारा प्रोटेक्टोरेट है। इन केस एनी फॉरेन कंट्री tries to acquire or tries to interfere into the internal matters of Sikkim, so central government of India will definitely interfere and will protect the Sikkim as a protectorate. देन हम बात करते हैं कि आर्टिकल 2A जो जोड़ा गया और शेड्यूल 10 बाय 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974, जब हमने इसको प्रोटेक्टोरेट बनाया। इसी के साथ साथ हमने राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर एक एक सीट्स सिक्किम को दी, यानी लोकसभा में एक एमपी सिक्किम से और राज्यसभा में एक एमपी सिक्किम से। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कि जो लोकसभा का एमपी होगा वो डायरेक्टली चुन करके आएगा, और जो राज्यसभा का एमपी होगा वो वहां की जो असेंबली है सिक्किम की, वो उसको अपॉइंट करेंगे या वो उसको इलेक्ट करेंगे, वहां से वो आएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन दोनों के तहत सिक्किम को रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। और एक स्पेशल फीचर दिया गया, स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 371F, जो स्पेशल प्रोविजन देता है सिक्किम को कि सिक्किम के जितने भी इंटरनल मैटर्स होंगे, वहां पर जो नेटिव्स हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, उनको या उनकी जो डिमांड्स हैं, जब पार्लियामेंट कोई लो सिक्किम के ऊपर अपनाती है तो उसको उनमें ध्यान रख के वो लो वहां पर इम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके की कुछ चीज वहां पर आई। लेकिन हम देखते हैं कि आज के टाइम पे ना तो 10 शेड्यूल एग्जिस्ट करता है, ना आर्टिकल 2 एग्जिस्ट करता है। सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, वो आर्टिकल 371F, जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया है सिक्किम को। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 3 और 4 का प्रोसीजर क्या होता है। तो आर्टिकल 3 और 4 के अंदर एक ऑर्डिनरी बिल पास किया जा सकता है दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। इट कुड बी गवर्नमेंट बिल, इट कुड बी प्राइवेट बिल, यानी एक अगर एमपी चाहे तो वो भी बिल ऐसा पेश कर सकते हैं, सरकार चाहे यानी कोई मिनिस्टर चाहे तो वो भी ऐसा बिल पेश कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही हाउसेस के अंदर ये बिल जो है प्रेजेंट किया जा सकता है एज एन ऑर्डिनरी बिल। इसके साथ यहाँ पर ये ऐसा बिल है ऑर्डिनरी, जहां पर प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आपको पहले प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ती है कि ऐसा हमें बिल लाना है और इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट। तब प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं या विदहोल्ड करते हैं। अगर असेंट दे देते हैं उसके बाद वो पेश किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बिल देते हैं टू स्टडी एंड टू एग्जामिन, जिसमें कि उनकी जो बाइंडिंग होती हैं, जो उनकी रिकमेंडेशन होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, और विद इन अ टाइम फ्रेम उनको वो चीज वापस देनी होती है। इसके बाद जो दोनों हाउसेज अगर उसको पास कर देती हैं तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज मान लिया जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट के, अगर वो उसको रेजोल्यूशन भी पास करें उस सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शन के खिलाफ, तो भी उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। और देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन इवन इन द जुडिशरी इन केस स्टेट गवर्नमेंट ट्राइज टू नेग्लेक्ट द लॉ मेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट दी अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय टू प्रोसेस, एक में 2/3 मेजोरिटी जिसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, और एक में 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेस प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स। इन दो प्रोसेस से आर्टिकल 368 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। लेकिन जब हम आर्टिकल 2 और 3 की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 इज नॉट एप्लीकेबल इन बोथ द मैटर्स अनलेस एंड अनटिल द टेरिटरी इज सीडेड टू अ फॉरेन कंट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Now, what we can take from this passage that merits of smaller states. तो smaller states के क्या चुनिंदा फायदे होते हैं? सबसे पहला, इट लीड्स टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। जब छोटा स्टेट होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक बड़ा जिला है, तो अगर छोटा जिला होगा तो उसमें ग्रीवियंस रिड्रेसल अच्छा होगा। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो टाइमली लोगों तक पहुंचेंगी। अभी बहुत सारे लोग अनअवेयर रहते हैं गवर्नमेंट ने स्कीम्स ही क्या निकाली है, तो वो प्रॉब्लम खत्म होगी। प्रवीण भैया, सौर को एंट्री दे दो। यस, तो सोशल कैपिटल और ट्रस्ट बढ़ेगा। जब छोटे स्टेट होंगे तो ग्रीवियंस रेड्रेसल कम होगा, ग्रीवियंस रेड्रेसल ज्यादा होगा, करप्शन कम होगा, रेड टेपिज्म के मामले कम होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी के अंदर आएगी, इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ेंगे और एक्सेसिबल सोसाइटी की तरफ हम बढ़ेंगे। इसके बाद जो पेरोकियल टेंडेंसीज होती हैं, यानी जो नेटिव इंटरेस्ट होते हैं बड़े स्टेट्स के अंदर, हम देखते हैं जैसे कि वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूपी, बिहार, वेयर the administration is not able to work properly because of the large area and the large departments which he or she may assign.
Small states tries to improve that situation by providing more number of administrators, by providing more number of direct intervention into the policy making, and that prevents the parochial interest to rise. Then we talk about the interstate and the within the state dispute जो होते हैं, इंट्रास्टेट डिस्प्यूट जिनको हम कहते हैं, वाटर डिस्प्यूट भी है। अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा पंजाब में भी है, तमिलनाडु कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। तो जब हम छोटे स्टेट्स की बात करते हैं तो दीज प्रॉब्लम्स becomes less as comparison to the last state. And then the economic backwardness and the regional undevelopment do not take place when we are providing small states. For an example, we just now saw in 2014 the creation of Telangana as a bifurcation from Andhra Pradesh. There are more demands across India to have smaller territorial escape, to have regional development, and that is inclusive development without having any sort of inequality. Now, here is the question that creation of smaller states and consequent administrative, economic, and development implications. तो स्मॉलर स्टेट्स अगर क्रिएट होते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या आते हैं, इकोनॉमिक्स पे क्या आते हैं, डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस क्या आते हैं। तो वी हैव टू टॉक बोथ द थिंग्स कि स्मॉलर स्टेट्स किस बिहाफ पे बन रहे हैं। अगर स्मॉलर स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहाफ पे बनते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं करप्शन, नेपोटिज्म, इम्पार्शियलिटी, ये सारी चीजें जो है इनको एड्रेस किया जाता है, ग्रीवियंस रिट्रेसल अच्छा होता है, जो पॉलिसी मेकिंग ग्रास रूट तक पहुंचनी चाहिए वो अच्छी होती है। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस में जो हम बात करते हैं स्मॉलर स्टेट्स अगर होते हैं तो जो ग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज्यादा बूस्ट मिलता है। इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है लाइक पॉवर्टी है, हंगर है, मेल न्यूट्रिशन है, उन पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द issues and the concerns in the financial relations between the states, that also becomes less because number of smaller states will get number of desired funds and they can implement the better policies. But yes, we have challenges also because when we talk about the smaller states, so that should be based on a scientific criteria. Otherwise, it leads to the regional patriotism in the name of language, in the name of region, in the name of community, in the name of caste, in the name of parochial interest dominates over the national interest, and that is again the foundational challenge for the Article 1, that is Union of India, because more states becomes more powerful and they may danger the sanctity of the union government, which has a foundational responsibility to maintain the unity and integrity and law and order and the sovereignty of the country itself. So, Shik, if you want to continue something or share something with me. मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, हम Yes. स्मॉलर स्टेट्स तो बना रहे हैं, बट स्मॉलर स्टेट्स बना के हमने उस स्टेट के जो रिसोर्सेज थे, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज या फिर कोई माइनिंग है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको डिवाइड नहीं कर दिया कि आपस में, और किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम, ये प्रॉब्लम भी आ सकती। बजाय स्टेट्स को स्मॉल करने के, हम वहाँ पे उस स्टेट के अंदर भी तो डिस्ट्रिक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तब क्या हम ग्रास रूट पे नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हमने स्टाफ बढ़ा दिया, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे स्कीम्स को। तो बजाय स्मॉल स्टेट्स बनाने के, क्या स्टेट पे एम्पावर नहीं है अपने अंदर ही डिस्ट्रिक्ट को बढ़ाने के लिए? पहला आपका जो कंसर्न है, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल व्हिच यू गिव, आई कंप्लीटली सब्सक्राइब विद दैट। ज्यादा स्टेट्स बनाने से डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है। ग्रास रूट डेवलपमेंट, जो ग्रास रूट एजेंसीज है हमारे यहाँ, म्यूनिसिपैलिटी है, जो पंचायत है, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट आप करिए, उससे अच्छा होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक की जब नीति आयोग बात करता है, उससे जो है ग्रास रूट, उससे जो है रीजनल इनक्वालिटी घटती है, उससे सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी, हंगर कम होती है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि स्मॉलर स्टेट्स की जो डिमांड है वो अगर साइंटिफिक क्राइटेरिया पर है, अगर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, जैसे हम तमिलनाडु की, अगर हम पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं, तो पुडुचेरी के अंदर एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि सारे ही जो यूटीज हैं जिनमें लेजिस्लेचर्स हैं वहां पर अपनी हाई कोर्ट है, लेकिन पुडुचेरी का ऐसा कहना है कि हमें भी हाई कोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें तमिलनाडु में चेन्नई जाना पड़ता है इतनी दूर केसेस लड़ने के लिए, हमारे यहाँ कोई कोर्ट ही नहीं है। तो दैट बिकम्स अ साइंटिफिक क्राइटेरिया। बट जब आप बात करते हैं कि स्टेट बनना चाहिए धर्म के नाम पर, जब आप बात करते हैं स्टेट बनना चाहिए जाति के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, तो उस चीज को
डिनाई करना चाहिए, और उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मना भी करती है, और ऐसी डिमांड्स को नेग्लेक्ट भी किया जाता है टाइमली बाय द प्रवेश जोनल कमीशन, जोनल काउंसिल। प्रवेश, यहाँ पे जो आप बोल रहे हो नेग्लेक्ट भी किया जाता है या डिनाई किया जाता है ऐसे डिमांड्स को, लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, तो क्या ऐसे मतलब इशू सेटल हो सकता है व्हेन वी से कि उस पर्टिकुलर स्टेट में आप और डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दो? वो तो डिस्ट्रिक्ट तो थे ऑलरेडी उस स्टेट में, बट प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना, वो तो हमें तेलंगाना क्रिएट करना पड़ा। तो उसकी जो डिमांड्स थी तेलंगाना की, वो क्या थी, आप मुझे बताओ कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्रिएट क्यों हुआ है? नहीं, उनकी रीजनल डिमांड्स थी ना कि हमें जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिफरेंट स्टेट चाहिए, जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती है, या वही जो हम बात करते हैं लोकल लेवल गवर्नेंस पे, और पॉलिटिकल डिवाइड भी था। We can always say that Telangana was a long struggle, even pre-independence times, on the basis of its own culture and on the basis of its own unique ideas. So Andhra Pradesh is more of a coastal and other region, but तेलुगु भाषा ने उनको जोड़ा। लेकिन हैदराबादी जिसको हम कहते हैं, वो कल्चर तेलंगाना का है एक तरीके से। दैट इज वाई शुरू में उनकी कॉमन कैपिटल भी थी। सो व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेज इन दिस रिगार्ड, और आज की पॉलिटी में जो पिछले 1 decade से व्हाट वी आर विटनेसिंग, creation of a small state would be done when it would be the key आइडिया जो अभी आप बोल रहे हैं कि भाई अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, पर ऐसा लगता नहीं। नेशनलिज्म फोर्सेस जब हम सेंटर में रख के बात करते हैं, तो छोटे स्टेट का क्रिएशन तभी पॉसिबल है जब वो बाकी सारे एलिमेंट्स को प्रमोट करें। तो डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज अ वे ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए गोवा या छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना या उत्तराखंड, दे हैड बीन द लॉन्ग डिमांड्स, अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन बट वी डू नॉट फाइंड। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट इन आवर डिस्कशंस, जो मेंस में या प्रीलिम्स में जिस ओरिएंटेशन की तरफ क्वेश्चन, जैसे अब फंडामेंटल राइट्स जो हम अभी लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद अब बाकी एरियाज भी। सो हमें ऑब्जेक्टिवली देखना है उसको। तो तेलंगाना की ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डिमांड थी, उत्तराखंड की भी लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल डिमांड थी, उसके अपने नुएंसेस हैं, पर कोडुगु अलग नहीं बन सकता, या फिर आप दार्जिलिंग को अलग स्टेट नहीं बना सकते ऐसे, या फिर हरित प्रदेश की बात पहले उठती थी यूपी में। तो वी हैव टू ब्रिंग इन टू अकाउंट द स्टेट गवर्नमेंट और द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू। Now, what are the major basis for the state's reorganization? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, यानी फाइनेंशियल पावर्स के ऊपर भी आपस में स्टेट्स के अंदर रहता है कि मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला। ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, किसी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, कहीं पर लीवुड रीजन है, कहीं पर रेन शेडो रीजन है, कहीं पर ज्यादा बारिश होती है तो उसके हिसाब से जो क्रॉपिंग पैटर्न और जो सेटलमेंट पैटर्न है वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट है, दूसरी साइड में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन आपका कितना इफेक्टिवली काम कर पा रहा है, क्या उसका जो टेरिटोरियल एस्केप है एडमिनिस्ट्रेशन उसको पूरा डील कर पा रहा है, क्या जो गांव तक, जो पहाड़ के अंदर एक छोटा सा गांव है वहां पर एक आदमी रहता है या फिर एक फैमिली रहती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन वहां भी अपनी वायबिलिटी फुल दिखा पा रहा है? पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, किस एरिया में कितना डेवलपमेंट है। हम टी फर्म्स की बात करते हैं, हम वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं जहाँ पर रेगिस्तान है, तो वहां पर डेवलपमेंट का क्या पोटेंशियल है। लिंग्विस्टिक कल्चरल होमोजेनिटी, अलग अलग जो कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट है, जो हमारी लैंग्वेज है, जब हम बात करते हैं कि कोस्ट कोस्ट पर बोली बदलती है, और कल्चरल होमोजेनिटी, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। आप हरियाणा के अंदर ही, राजस्थान के अंदर ही, झारखंड के अंदर ही अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देखते हैं तो अलग अलग आपको बोलियां दिखती है, अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल दिखता है, अलग अलग खाने का स्टाइल दिखता है। तो आप उन सारी चीजों को कैसे इंटीग्रेट करके इनकॉर्पोरेट करेंगे जब आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्रिजर्विंग स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, दैट इज द मेन important principle over which Article 1 depends, and financial, economic, admin considerations, which we just now talked, planning and promotion of the welfare of people in each state as well as nation of the whole. So these are the scientific criteria which we were talking before 10 minutes, that they are the important criteria over which not only the parliament but the central government also do give a lot of attention while deciding the credibility of giving status of giving consent to the demands of creating and bifurcating a new state and reorganization of the state. So these questions we talked yesterday.
and day before yesterday, and now we are working from it. So it is written that what is the difference between state and union territory? So there are 4 to 5 regions between state and union territory. Number one, state is a part of federal feature. The meaning of federalism, there is 2 types of government. So we have center, then we have state. So state is representing the federalism, but union territory is representing the centralization. In state, we have legislature. In state, we have high courts. In state, we have administrative apparatus. But in union territory, the administrative apparatus, the legislative apparatus, the judicial apparatus is solely of central government. When we talk about the powers and the resources of the states, so under the 7th schedule, where there is a clear demarcation of the powers and responsibilities in the union, state, and concurrent list, state is having its own matters of concern, but UT is not having any such provisions. UT is under the complete control of the central government. The nomenclatures, the designations, the political posts, the administrative posts in the state government are defined in the constitution and are independent of the union government. But when we talk about the union territories, so the nomenclatures in the union territories is solely decided by the President of India, who is the head of the Indian executive, Indian state. जब हम बात करते हैं states की, तो we have legislature which represents the representation form of government. But in union territory, except 3 union territories, that is Delhi, Puducherry, and Jammu Kashmir, all the union territories are representing the executive form of government. So these are the major differences between the state and the union territories. And the nomenclature in the state is Chief Minister, Head of the Council of Ministers, coming from the state legislature. And in the state, we have State Legislative Assembly and State Legislative Council also. Only in 6 states, we have the council. And in the union territories, we have only at 3 places the Legislative Assembly, that is Jammu Kashmir, Delhi, and Puducherry. And the high courts also we have as a judicial system. Along with that, the nomenclature which is used is 3 types: Chief Commissioner, Administrator, and Lieutenant Governor. In case of Delhi, we have Lieutenant Governor. In case of Puducherry, we have Lieutenant Governor. In case of Ladakh, in case of Chandigarh, we have Administrator. And in Goa also, sorry, not in Goa, in Puducherry, yes, we have Lieutenant Governor. So UT is small, state is large. And UT, as I mentioned, that controlled and administered by central government, which is representing the President office. And Delhi and Puducherry are only the 2 UTs which represent in the Rajya Sabha. जब हम बात करते हैं दिल्ली की, so we have 7 seats in the Rajya Sabha, and when we talk about the Puducherry, so we have 3 seats into the Rajya Sabha. और प्रवेश जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा में है कोई? We have, but I think it is not written here. We have in the Rajya Sabha also. फोर है जम्मू कश्मीर के लिए for the term of 6 years. Yeah. So again, here is a clear demarcation which is shown that state is the administrative unit and duties are centrally governed and controlled by central government. State enjoys federal relation. UT enjoys no federal relation. It is complete under the umbrella of central government. States are larger, UTs are smaller. Chief Minister is the head of the states, and Governor, Lieutenant Governor, Administrator, and Chief Commissioner is the head of the UTs. States have autonomy. UTs do not have any sort of autonomy. Then evolution of states and union territories. So here the important thing which we can draw here is that the 3 states, Hyderabad, Junagadh, and Kashmir, as we know that Hyderabad was incorporated into the Indian territory via the police action, Junagadh via plebiscite, and Kashmir via instrument of accession. Then the classification of states, post-independence, we see that there was a classification of states and union territories into 4 parts, Part A, B, C, D. Though early it was Part A, B, C only, but later on, when the chief commissioner provinces, which were 4 in numbers, जिनको आज हम यूटी के नाम से भी जानते हैं, इनको पार्ट डी में डाला गया. लेकिन फिर हमने देखा कि 2 चीजें आई.
एक आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और एक आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो दोनों के बारे में हम देखते हैं। Her commission, JVP commission. So we see that post independence there was a demand to reorganize the state on the language basis. Why the language basis? Because all the people were raising this demand that the whole Europe, the sanctity of the Europe creation is depends on the language as a criteria. Why not India? We should also go with the same lines. When we have taken a number of things from various constitutions of the world, why we are not focusing on this concept while we are reorganizing the states? So the central government appointed Dr. Dhar Commission, which studied the credibility of this question as to decide the reorganization of the states on the principles of language. But he mentioned that unity and integrity of the country is supreme, and language will definitely gonna hurt this. So we cannot go ahead with the concept of language-based reorganization of the state. So he rejected the demand. But again, the Dhar Commission saw the apprehensions by a number of parliamentarians, and then we see that the top of echelon of Indian government, Jawaharlal Nehru is the Prime Minister, Vallabhbhai Patel as the Home Minister, and Pattabhi Sitaramaiah, he was the parliamentarian, both studied this question in the form of a committee which is known as JVP committee and gave a report in 1949. They also rejected and appreciated Dr. Dhar in deciding that unity, integrity, sovereignty of country is much supreme than the language as a criteria to reorganize the state. But then we see a hunger strike by Shri Potti Siramallu in the state of Andhra Pradesh to create Andhra on the language basis itself. And finally, he died. Then, under the intense pressure of the mass agitation, the central government was forced to create Andhra Pradesh as the first state on the language basis in the year 1953. And then we saw that there was a major reshuffle across India when every region was demanding that we should also get reorganized on the basis of language. And then the central government appointed Dr. Fazal Ali Commission, which was a 3-member commission, जिसके अंदर 2 और अलग हमारे जो है important individuals हैं, जिनका नाम है P.M. Panikkar. He was also parliamentarian, and H.N. Kunzru, he is a jurist. They studied the idea of language as a criteria, and finally यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कमीशन को, डॉक्टर फजल अली कमीशन को माना जाता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. So this commission's importance is of 2 types. It said that language cannot be the sole criteria to decide the reorganization of the state, but language can be one of the criteria to decide the case, because already we have started the journey of creation of state on the language basis, that is the Andhra Pradesh. तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज को वन ऑफ द क्राइटेरिया माना जाएगा, बट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सोल क्राइटेरिया. इसके अलावा कुछ अलग क्राइटेरियाज होंगे. पहला, कल्चरल होमोजेनिटी, लिंग्विस्टिक यूनिटी को प्रमोट किया जाएगा. आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम महाराष्ट्र के तो सिर्फ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाले ही आएंगे, जो कि पैरोकियल इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेट्स में, बट दोज आर एक्सेप्शन. आप किसी कल्चर के हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि इस स्टेट में यही कल्चर चलेगा जो मेजोरिटी का है, माइनॉरिटी का भी उतना ही होगा. इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं रुकना चाहिए. जो फाइनेंशियल ग्रांट्स, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट विल नॉट हर्ट इन डिसाइडिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट. ये आपको इंश्योर करना है. तो इसके अलावा और क्या क्या चीज थी? यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया विल बी मेंटेन्ड. दैट प्रिंसिपल विल बी सॉवरेन, एंड इन केस while doing the reorganization of the state, if this principle is hurted, so that will amount to the amendment, that will amount to the shifting away from Article 1 of the Indian Constitution, which is describing India as a union, and that will be against the parliamentarian democracy and the federal features of India. यहाँ पर एक चीज और इस कमीशन ने की जिसके लिए इसको बड़ा माना जाता है कि पार्ट ABCD के अंदर जो क्लासिफिकेशन था उसको इन्होंने नलिफाइड किया. इन्होंने बोला कि हमें अब ये क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए, because when we are going to reorganize a state, so we want states into only 2 kind of categories, that is states and the UTs. And he finally said that 14 states, 16 states will be there as it mentioned, and 3 centrally administered territories will be there. So these are the features: preservation, strength and unity, security, हमने बात की, linguistic, cultural homogeneity, finance, economic, admin considerations, and promotion of welfare of the people in every state.
So this I just mentioned that in the Telugu speaking state was created as an Andhra Pradesh by the central government after the demise of Sri Poti Shiramallu, who did a hunger strike. Now we talk about the other administrative provisions which were done in various states. When we talk about Andhra, अगर बना तो आंध्रा 1953 में बना, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखने की चीज है कि जब आंध्रा बना तो मद्रास को अलग किया गया और कुर्नूल को कैपिटल बनाया गया आंध्र प्रदेश की, और गुंटूर जो कि एक रीजन है गोदावरी डेल्टा के ऊपर, वहां पर स्टेट की जुडिशरी को एस्टेब्लिश किया गया इन द फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर, तो बिलासपुर इज अ करंटली बिलासपुर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इनको यूनाइट किया गया और बिलासपुर एक रजवाड़ा भी माना जाता था उस टाइम पर, तो दोनों को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया. चंद्रनागौर ये एक हमारी फ्रेंच टेरिटरी थी जिसको मर्ज किया गया वेस्ट बंगाल के साथ 1954 में. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो हमने देखा कि फाजिल अली कमीशन को भी बोला जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, but that is State Reorganization Commission, which recommended that in the coming years we should provide an act to have the uniformity and ensure that the principles which the commission is suggesting, these four principles, cultural, linguistic, financial, administration, promotion of the welfare of people, do not get subservient in case of any other demand in the coming years of age. तो आपको एक एक्ट लाई और इस एक्ट के अंदर इन चार प्रोविजंस को मेंशन कीजिए. एंड फाइनली द इंडियन पार्लियामेंट पास दिस एक्ट इन 1956, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा जो पूरा इंडियन सेटअप है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का वो डिसाइड हुआ, और आज के टाइम पे हम देखते हैं हमारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. देन बिहार एंड वेस्ट बंगाल के अंदर टेरिटरीज जो है आपस में ली गई, कुछ वेस्ट बंगाल को दी गई, कुछ बिहार को दी गई. राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस तरीके का सिलसिला चला. आंध्रा में, मद्रास में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन है. तो इंपॉर्टेंट थिंग हियर व्हिच वी कैन टेक फ्रॉम पॉइंट 9 इज दैट बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर से निकाला गया गुजरात को, एंड गुजरात बिकेम द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया पोस्ट 1956 एक्ट एज 15th स्टेट. तो 15th स्टेट जो है हमारा वो गुजरात है. सिक्सटींथ स्टेट इज द नागालैंड. नागालैंड के हम बारे में बात करें तो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के अंदर आया, जिसमें नागालैंड को 16th स्टेट बनाया गया. नागा हिल्स चूनसेंग एरिया को वहां से लेकर के वहां से लाया गया और असम के अंदर से उसे निकाल के नागालैंड को दिया गया. और नागा हिल चूनसेंग एरिया पहले जो था वो असम का एरिया था और उसको अभी भी आई थिंक 6th शेड्यूल का पार्ट है वो. पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, तो हरियाणा जो है हमारा 17th स्टेट बना. सरदार हुकुम सिंह हमारे राज्यसभा के पार्लियामेंटेरियन थे, ही हेल्स फ्रॉम पंजाब. उन्होंने इस चीज की जो है नुमाइंदगी की और पंजाब और हरियाणा को बाइफरकेट करने में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन को माना गया. और फाइनली हम देखते हैं कि 1966 के अंदर आई थिंक 1 नवंबर विच इज द डेट हरियाणा बना और चंडीगढ़ एज ए यूटी वहां पर बनाई गई. तो हरियाणा इज द 17th स्टेट. जब हम बात करते हैं हिमाचल की, तो 1970s के अंदर हिमाचल को स्टेटहुड दिया गया. पहले वो यूटी था, तो उसके बाद उसको 18वां स्टेट हम मानते हैं जो 1970 के अंदर आया. देन नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1971. यहाँ पर बात हुई जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जब आपने नागालैंड क्रिएट किया तो आप अलग अलग स्टेट्स क्रिएट कर दीजिए. तो इसीलिए त्रिपुरा को 19th बनाया गया, सॉरी मणिपुर को 19th बनाया गया और त्रिपुरा को 20th. मेघालय को भी स्टेटहुड दिया गया, अर्लियर मेघालय वाज आल्सो यूटी, तो इसको 21st स्टेट का दर्जा मिला. देन हम देखते हैं कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय, आमंदीवी आइलैंड, इनको भी लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट किया गया 1973 के अंदर. देन मिजोरम बिकेम 23rd स्टेट, अरुणाचल 24th, एंड गोवा got the statehood as 25th state of India by the 1987. So 1987 Goa becomes very important. It was a question in the prelims exam also in the year 2020. So please have a note of them. Then हम देखते हैं कि नाम भी चेंज हुए हैं. फिर ईयर 2000 के अंदर 3 जगह पर रीऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है. पहला हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश में, जिसमें जो हाईली ट्राइबल और कल्चरल एरिया था उसको छत्तीसगढ़ के रूप में क्रिएट किया गया एज 26 स्टेट. यूपी के अंदर जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूपी था उसको उत्तरांचल बनाया गया और आज के टाइम में हम देखते हैं कि रीनेमिंग हुई है
8 के अंदर, जिसमें उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड बिकेम 27 स्टेट। देन बिहार और झारखंड, उनको अलग किया गया और झारखंड को एज 28 स्टेट बनाया गया। यस, 2006 के अंदर उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाया गया। पौंडीचेरी को जो है रीनेम किया गया एज ए यूटी ऑफ पुडुचेरी, एंड उड़ीसा का नेम आंध्रा। So these are the important changes which the central administration timely do to incorporate the demands and the rising aspirations of the society. And the last thing, that Indian states are therefore formed on the basis of language, cultural heritage, and regional development. And along with them, adding to the 3 important points, that is the admin considerations, the cultural homogeneity, the people's welfare, and the will, the scientific will of the people of various states, which is duly considered by the Indian Parliament. And then we say that Indian federalism is the healthy federalism, which is promoting the idea of Indianness. And the last thing I want to conclude here, and then I'll wind up, that the ARC 7th report says that rather than having small states, the Indian government should focus on capacity development to move from friction to fusion. Thank you so much, and keep watching on Sakari. We'll meet tomorrow on the next. Thank you.